रहमान रहीम। नासिर हुसैन शाह साहब, आईजी पुलिस सिंध, प्रेसिडेंट स्टॉक एक्सचेंज, चीफ एग्जीक्यूटिव स्टॉक एक्सचेंज, हमारे CPLC चेयरमैन, एडिशनल होम सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची, पुलिस के अफसरान और पुलिस के जवानों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जो कल के इस इंसिडेंट में हमारे एक पुलिस के जवान और सब इंस्पेक्टर और जो 3 सिक्योरिटी गार्ड थे, 2 कराची स्टॉक एक्सचेंज के और गालिबन एक सुनहरी बैंक, उन सबको खिराज अकीदत पेश करूँगा। और उन्होंने अपनी जानें दे के एक बड़े अलमिया से इस पूरे मुल्क को बचा दिया है। कल का ये एक वाक़या सबको डिटेल्स तो पता है। सुबह 10 बजे के करीब 10:02 पे शुरू हुआ और 8 से 10 मिनट के अंदर जो अभी मैंने असनाद कुछ हमारे जवानों को दी हैं, उन लोगों ने सो कॉल्ड ट्रेंड जो टेररिस्ट, जो इस मुल्क के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, उनको 8 से 10 मिनट में न्यूट्रलाइज़ किया। जो पुलिस के जवान इस ऑपरेशन में थे, उन सबको मेरा सलाम। उसके साथ साथ ये बड़ी एक खुशाइन बात थी कि इवन ये इसके दौरान भी जो ये इंसिडेंट हो रहा था और उसके बाद कराची स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार जारी रहा। और कल कराची स्टॉक एक्सचेंज, आज का मुझे नहीं पता, मैंने नहीं चेक किया, कल 240 पॉइंट कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बढ़ी। आम तौर पे ऐसा वाक़या अगर कहीं दूर भी हो जाता है तो उस पर हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मोरल अफेक्ट करता है, लेकिन कल के इस वाक़े के बाद ये स्टॉक मार्केट का बढ़ना, मेरा ख्याल है ये भी एक निशानदेही चीज़ की कि सिंध हुकूमत ने, सिंध पुलिस ने जो बर वक्त कार्रवाई की, उस पर इत्मीनान और उस पर कॉन्फिडेंस का इजहार है। मैं एक एक करके, इसलिए कि ये इतना बड़ा अलमिया था, मैं इसको, मैंने कल भी कहा था, जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं उन्होंने ये कार्रवाई, इस वक्त वैसे ही हम माशी तौर पे काफ़ी पूरी दुनिया ग्लोबल एक पेंडेमिक की वजह से ग्लोबल क्राइसिस आया हुआ है इकॉनमी में, और पाकिस्तान भी ऑब्वियसली उस क्राइसिस से गुज़र रहा है। उस दौरान कराची या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अटैक करना, यही सिग्नल देना चाह रहे थे कि देखिए पाकिस्तान कमज़ोर हो गया है, लेकिन हमारे पुलिस, हमारे रेंजर्स के सिपाहियों ने उधर बर वक्त कार्रवाई करके उन दुश्मनों के इरादे नेस्तो नाबूद किए। मैंने कल कहा कि असेंबली में मैंने कहा था कि मैं इसको कंपेयर करता हूँ जो ट्विन टावर्स पे अटैक था, जो उसामा बिन लादेन बड़ा टेररिस्ट था, उसने किया था। ये उसी के उसका जो इम्पैक्ट है इतना ही हो सकता था। अगर खुदा न खास्ता ये टेररिस्ट ट्रेडिंग हॉल में पहुंच जाते, ट्रेडिंग हॉल में एक वक्त में 500 के करीब तो लोग होते होंगे, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। काफ़ी टाइम हो गया मैं स्टॉक एक्सचेंज में नहीं आया, लेकिन इतने तो लोग होंगे। और ये जो कारोबार का टाइम था और ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। मैं जो हमारे शहीद सब इंस्पेक्टर हैं, मैं एक एक करके चाहूँगा कि सबका नाम लूँ जो शहीद हुए, जो इसमें, ताकि लोगों को पता चले। इस कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद, जिनका ताल्लुक़ मीठादर पुलिस स्टेशन से था, वो शहीद हुए। उसके अलावा हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज के 2 गार्ड्स थे, खुदायार ख़ान और इफ्तिखार, ये शहीद हुए। सुनहरी बैंक के हसन शहीद हुए। उन तीनों के
बेटे यहाँ मौजूद हैं, इन चारों के, बल्कि शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद के भी। उसके अलावा 15-22 टोटल जो आरआरएफ के जवान वहाँ मौजूद थे, जिनमें से 7 को जो फ्रंट लाइन पे थे उनको हमने असनाद भी दिए हैं। खलीलुर रहमान जतोई, दमूमल, मोहम्मद रफ़ीक, नासिर अब्बास, मोहम्मद असद, मोहम्मद सलीम और एजाज़ अली, इनको ये असनाद भी दी गई। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने जब सातों इधर आए थे उनसे पूछा, क्रिटिसाइज़ तो हमें बहुत किया जाता है और लोग क्रिटिसिज्म को लेते हैं। देखिए, इनमें से 3 या 4 थे वो 2017 में रिक्रूट हुए थे, 2 कांस्टेबल्स 2011 के रिक्रूट हुए थे, मुझे मिले। एक तो उसने मुझे बताया, बैठा है पास, कि मेरे साथ मेरा गार्ड भी रहा है किसी वक्त, मुझे जहन में नहीं आ रहा था, मास्क उतारा है तो मुझे पहचान गया, वो मास्क के साथ नहीं पहचान रहा था। और एक 2009 में इन्होंने अपनी बहादुरी का मुजाहरा किया है और मैं पुलिस, पूरे आईजी पुलिस के तवज्जुह से सारे पुलिस के अफसरान और उनके जवानों को खराज तहसीन पेश करूँगा। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर अरशदुल्ला, ASI अला जुड़ियो और बाकी कांस्टेबल नवीद हुसैन, हिदायत अली, इम्तियाज़ अली शाह, अज़ीम अकरम शेख, जुनेद, अल्ताफ़ अहमद, ग़ुलाम मुश्तबा, ज़मीर हुसैन, यासिर अली, सईद अहमद, मोहम्मद इकबाल और असद फ़ारूक, ये RRF के थे। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के और रिज़र्व पुलिस के यहाँ पे लोग कांस्टेबल्स थे, सईद इकराम जो कि इंजर भी हुआ है, अमजद महमूद, आसिफ महमूद, राशिद महमूद, दोस्त मोहम्मद, अली रज़ा, पतंग अली और नसीरुद्दीन। इसके साथ में जो स्टॉक एक्सचेंज के, इसलिए कि उनका भी बड़ा किरदार रहा है इसमें, उन्होंने अपने इदारे के साथ और अपने जो ड्यूटी है उसे निभाया और वो सब भी वहाँ मौजूद रहे। मैंने रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स, मैंने DG रेंजर्स से खुद बात की थी और उनसे कहा था कि जी जो रेंजर्स के लोग इस मामले में उनके मुझे नाम भेजें, और उन्होंने मुझे कहा है नायक बसवीर ख़ान, सिपाही जुनेद अनवर और सिपाही सज्जाद अली, इनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। हुकूमत अपने जो मुलाजमीन है, हमारा फ़र्ज़ है कि उनका ख्याल रखें, ख़ास तौर पे वो लोग जो जान दे देते हैं, शहीद होते हैं। हमारी पॉलिसी है कि जो शहीद पुलिस का अफसर हो या जवान हो, एक तो इंश्योरेंस वगैरह है उसको, वो बाकी चीज़ें तो मिलती हैं, लेकिन उसके अलावा हम उसको पोस्ट ह्यूमस प्रमोशन देते हैं। तो जो सब इंस्पेक्टर है उसकी पोस्ट ह्यूमस प्रमोशन के लिए इमीडिएटली होगा और 1 करोड़ रुपया हम कंपनसेशन देते हैं। ये मैं कोई एहसान वगैरह नहीं है, ये इनका हक है जो इनको मिलता है और ये कानूनन। उसके अलावा जो 3 गार्ड्स, 2 स्टॉक एक्सचेंज के और 1 गार्ड सुनहरी बैंक, 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ नहीं थे। आई एम श्योर उनकी अपने इदारे भी उनका ख्याल रखेंगे, लेकिन इसलिए कि उन्होंने ये जो किया है ये सिर्फ अपने इदारे के लिए नहीं है, पूरे मुल्क के लिए ये कुर्बानी दी है और मैं उनके बेटों से मिला हूँ। अच्छा, इसके अलावा हम जॉब भी देते हैं, जो नेक्स्ट ऑफ किन होता है, तो जो हमारे सिपाही सब इंस्पेक्टर शहीद हुए उनके बेटे या नेक्स्ट ऑफ किन को एक जॉब भी देंगे। इसके साथ साथ जो 3 गार्ड्स शहीद हुए हैं उनको 50-50 लाख रुपए मैं अपने कैबिनेट से स्पेशल कराऊंगा, इसलिए कि ये हमारी अदरवाइज़ जो टेररिस्ट एक्ट में कोई अगर सिविलियन शहीद हो जाता है तो उसके लिए हमारी जो प्रिस्क्राइब पॉलिसी 10 लाख की है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मैं कैबिनेट में ले जाऊंगा और जो होम सेक्रेटरी साहब बैठे हैं नोटेड डाउन कि वो कैबिनेट की एक समरी बना के नेक्स्ट कैबिनेट में 50-50 लाख रुपए इन तीनों को हम देंगे। और उसके अलावा एक नौकरी भी मैंने IG साहब को कहा है, मैंने उनसे पूछा भी इनमें कुछ पढ़े लिखे
बच्चे हैं जो 3 लवाहिकीन हैं, लेकिन हम इन तीनों एंड आई एम श्योर उनकी मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जो इनकी एम्प्लॉयर्स हैं वो भी इनका इसी तरीके से ख्याल रखें। जो 3 इंजर्ड पुलिस वाले हैं, इस वक्त मुझे एक उनकी बहन ने थोड़ी सी शिकायत भी की कि उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा सही। मैं इधर से निकलते ही डॉक्टर से बात करूंगा ट्रॉमा सेंटर में। उनका शायद ऑपरेशन भी आज का, जो एक थोड़ी सी उनको तकलीफ़ होती है जब अपने प्यारे को देखते हैं आप तकलीफ़ में, तो उनके लिए 10-10 लाख रुपए, हम अगेन वो शायद हमारी 5 लाख है, लेकिन इसको मैं इस केस के लिए बढ़ा दूंगा। जो 7 पुलिस वाले थे जिन्होंने, ये मैंने नाम भी लिए थे, मोहम्मद रफ़ीक और खलीलुर्रहमान, दमूमल, नासिर अब्बास, मोहम्मद असद, मोहम्मद सलीम और एजाज़ अली, इनके लिए हमने इनको रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं, लेकिन उसके अलावा 5-5 लाख रुपए का मैं ऐलान करता हूँ। और बाकी सारे पुलिस के लोग, जैसे 15 आरआरएफ के हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाले जो सिपाही हैं, रेंजर्स के जो थे जिन्होंने सपोर्ट में थे, उन सबको भी एज रिकग्निशन ऑफ द ब्रेवरी लाख रुपए हम देंगे। तो ये हम इमीडिएटली, होम सेक्रेटरी साहब नोट कर रहे होंगे, इसको हम इमीडिएटली प्रोसेस करके हम कर देंगे। ये जो ख़ास तौर पे जो शहीद हो गए, उन किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। ये सिर्फ हमारी तरफ से एक अदना सी रिकग्निशन है उनकी कुर्बानी की। जब तक हमारे मुल्क में ऐसे अपने मुल्क की इज़्ज़त और मुल्क पे आँच ना आने देने की उनकी जो पैशन होता है और अपनी जान की कुर्बानी देने से दरेक नहीं करते, जब तक ऐसे लोग ज़िंदा हैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का कोई बाल भी फीका नहीं कर सकेगा। मैंने अभी आईजी साहब से पूछा था, वो इसकी रिपोर्ट आ रही है। इनिशियल तो यही पता चला था कि जी जो, और पता जो है हमें इसके आज से कोई 1.5 साल पहले चाइनीज़ काउंसलेट पे एक हमला हुआ था, उसमें भी पुलिस ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था और इमीडिएटली न्यूट्रलाइज कर दिया था सारे जो टेररिस्ट थे उनको। ये उसी की लिंक नज़र आती है, लेकिन मुझे आईजी साहब बता रहे हैं कि उसके अलावा और भी लिंक्स हैं जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं उनके इसके साथ। इसकी प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी कराएंगे। उसके साथ साथ मैंने कल एक मीटिंग भी की थी, उसमें सब इंटेलिजेंस वाले, रेंजर्स, रेंजर्स और आईजी साहब वगैरह मौजूद थे। जो भी हमारी ऐसी टारगेटेड जो दुश्मन जिनको टारगेट कर सकता है, मैं एक तो स्टॉक एक्सचेंज से भी कहूँगा कि अपनी सिक्योरिटी पे थोड़ी और नज़र रखें। इसके अलावा इसी रोड पे, चुपरीगर रोड पे हमारा भी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, हमारा स्टेट बैंक यहाँ पे है, सारे बैंक के हेडकोार्टर्स यहाँ पे हैं। तो ये टेररिस्ट ज़रूर इन जगहों को टारगेट करने की सोचेंगे। तो उन सब इंतज़ामिया को हमने कह दिया है कि एक बार अक्टूबर में मुझे बताया गया था कि अक्टूबर 19 में एक सिक्योरिटी ऑडिट हुआ था स्टॉक एक्सचेंज का, और उसमें कुछ जो है स्टेप्स लिए गए थे, और कल का जो इंसिडेंट हुआ है वो वही जो स्टेप्स लिए गए थे उससे बचत हुई। लेकिन इसको एक बार और रिव्यू करना पड़ेगा कि हमारे मुल्क के दुश्मन बहुत हैं, कि किसी तरीके से वो हमारी इन जो ऐसी इंस्टॉलेशंस हैं जिसको अटैक करने से, जिस पे नुकसान डालने से वो पूरी दुनिया में कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को बदनाम करें। ऐसी सब इंस्टॉलेशंस को उनके अपने जो मालिकान हैं वो भी, और पुलिस, रेंजर्स और हमारे बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज़, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, उनका ख़ास ख्याल रखें। ख़त्म करने से पहले एक बार फिर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, ख़ास तौर पे हमारे शहदा को और उन जवान बहादुर हमारे सिपाहियों को जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। और वो तो आपने ज़रा देखो किस तैयारी से जो आए थे, उनके पास वो ग्रेनेड्स, बॉम्ब्स, अपने खाने पीने का सामान सब कुछ लेके आए थे। उनके इरादे बड़े जो थे वो ऐसे थे कि जो हमें एम्बैरेस कर सकते थे, लेकिन यह आप लोगों की बहादुरी है जिसने पूरे मुल्क का, सिंध हुकूमत का,
और हुकूमत पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। इन सबको एक बार फिर मेरा सलाम। आपका शुक्रिया है जी साहब कि आपने ये शॉर्ट नोटिस में ये वकार तकरीब की, उनको एक्नॉलेज करने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए सारे लोगों को। इंशाअल्लाह ताला जो हम पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग की कोशिश कर रहे हैं, अभी इधर बैठा हूँ तो एक बात बता दूँ कि पिछले 2 साल से बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स दैट वी हैड, हम पुलिस की उस तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर सके जिस तरीके से हम चाह रहे थे। पहले आज से 3 साल 2017-18 में आई रिमेंबर हमने बहुत ज़्यादा इमीडिएटली रीइंफोर्स किया था पुलिस की। जो वेपन्स की ज़रूरत थी, एमिनेशन की ज़रूरत थी, उनको गाड़ियों की ज़रूरत थी, हमने 2017-18 दी। 18-19 और 19-20 बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वी वर नॉट एबल टू स्पेंड द काइंड ऑफ मनी दैट वी शुड ऑन पुलिस। और मैं एक चीज़ मेरे से रह गई ये बताने से पहले मैं करूँ कि जो किरदार पुलिस का, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट का इस कोविड पेंडेमिक में रहा है, अगेन 118 कितने आपके ज़्यादा हो गए, 118 तो काफ़ी दिन पहले थे जो अफेक्ट हुए थे। 1300 इन्फेक्ट हुए और 13 शहीद हुए। उनके लिए मैं ऑलरेडी ऐलान कर चुका हूँ कि जो हमारा पैकेज है लाइन ऑफ ड्यूटी में जो डेथ होती है उनको वो देंगे सबको, अपनी जान खतरे में डाल के फिर से वो उन्होंने इम्प्लीमेंट की गवर्नमेंट की पॉलिसी, उन सबको भी राजे तहसीन। तो इतने मुश्किल टाइम में हमें ज़रूरत थी कि हम इन्वेस्ट करें। इस साल हमने रखे हुए पैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस एक तो नंबर इसलिए कि बहुत ज़्यादा चल गया, मुझे याद है, टू परचेज़ पुलिस मोबाइल्स हमने 2 अरब रुपए रखे थे कि हम जो करें हमें, लेकिन फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आप कोई गाड़ियाँ नहीं ख़रीद सकते बिकॉज किसी ने उन्हें कह दिया कि ये लग्जरी गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं। वेरेज़ ये सारी ऑपरेशनल गाड़ियाँ थी, चाहे कुछ वो पुलिस की थी, कुछ हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स, वो भी लो ग्रेड के 17 ग्रेड वाले रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हैं उनके लिए थी, और कुछ जुडिशरी के लिए थी। हम कोर्ट में जाएंगे, विल ट्राई एंड गेट दैट ऑर्डर ऑफ द Supreme Court lifted, though in my opinion, I don't know, contempt पे फिर चला ना जाऊँ, the power to allocate money is of the government and the power to approve that is of the provincial assembly. अगर हर एक अपनी टर्फ में रहे तो बड़ा अच्छा हो सकता है, मुल्क तरक्की करेगा इस तरीके से अगर हम चलें। तो हम कोशिश करेंगे कि जो वक्ती तौर पे थोड़ी है, हमें इस वक्त तो वैसे ही प्रॉब्लम है, दो हमने पैसे वो रखे हैं, लेकिन मुझे आपको पता है मैंने पहले कहा था कि इट विल ऑल डिपेंड कि ये कोविड सिचुएशन कैसे जाती है, हमारी इनकम रेवेन्यूज़ क्या होते हैं इस साल, और उसके बाद ही हम खर्च करेंगे। लेकिन ये कह के कि ये जो है लग्जरी गाड़ियाँ और फिर उसको बंद कर देना नामुनासिब, इसलिए कि गलत इन्फॉर्मेशन जब कोर्ट को जाती है और लोग बग़ैर वेरीफाई किए वो कोर्ट में ऐसी बातें करते हैं तो फिर कोर्ट्स को ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं। इंशाल्लाह ताला हम कोर्ट का ऑर्डर करेंगे। एक बार फिर मेरे पुलिस के जवानों को मेरा सलाम, और इंशाल्लाह ताला आप लोग जैसे बहादुर लोग इस मुल्क की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा, कोई भी दुश्मन इस मुल्क का बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर सवाल रिकॉर्ड करें, चलिए पूछो, एक बात कर लें। तो ये है कि आज ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल हुआ, आपने एक मीटिंग भी चेयर की कल, तो ख़ासतौर पे जो सूबे के दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको सील करने के लिए और मज़ीद आवाम को महफूज बनाने के लिए आपने जो है वो क्या हिकमत अमली देखी। और इसके साथ साथ एक और सवाल है कि विद होल्डिंग टैक्स की बात आपने असम्बली में की है, तो क्या वफाक को बाज़ाब्ता तौर पे आपने बता दिया है और क्या टैक्सेस है जो आप उनको रोकेंगे? मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूँ, मैं ख्याल उसके अलावा और नहीं कीजिएगा। कोरोना के हवाले से पंजाब हुकूमत ने 15 दिन एक्सटेंड कर दिए, या सिंध से सर आम आदमी सोचता है कि इन सिपाहियों ने जो मुकाबला किया है इन्हें आप कुछ प्रमोशन देंगे, ASI बना देंगे, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में बताएं। मैं चारों जवाब देता हूँ, अभी मैं भूल जाऊँगा इतने सवाल करोगे तो। हाँ ओके, मैं सब जवाब दे देता हूँ आपको। यार पहला क्या था? सर
पहला वही एक एक करके याद दिलाएं। हाँ जी, नहीं नहीं, और खारजी रास्ते दाखिली और खारजी रास्तों पे कल हमने मीटिंग की थी, बिकॉज ये लोग भी सिंध से बाहर से आए थे, यहाँ तक मुझे अभी तक पता है। और हमने अपने जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उस पर कहा है कि और विजिलेंट हो जाएं, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्रॉपर हमें होनी चाहिए। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र, सबसे पहले देखिए मैंने ये जो सारा वाक़या वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन्होंने हमारे जवानों को वो हिम्मत दी कि वो खड़े रहे और उन्होंने जो टेररिस्ट थे उनको न्यूट्रलाइज़ किया। तो आपकी जहाँ तक बात है, कल भी इस पे बात हुई और हम इस पे देखेंगे। दूसरा आपका विथहोल्डिंग टैक्स के बारे में था, मैंने बड़ा क्लियरली बता चुका हूँ, मैं फिर से बताऊँ, ये कोई एक्सप्लेन कर दूंगा, आई होप आप लोग समझ सकें, इसलिए कि मेरे बात कोई अभी तक समझ नहीं सका है। सूबाई हुकूमत सिंध इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001 का, गालिबन ये साल में भूल गया, उसका एक 231B है, एक 234 है, जो भी सेक्शन है हो सकता है आगे पीछे थोड़े बता दूँ। उसमें हम कलेक्ट करते हैं उनके बिहाफ पे विथ होल्डिंग टैक्स। जब कोई गाड़ी ख़रीदता है, गाड़ी बेचता है, यानी सेकेंड हैंड गाड़ी ख़ास तौर पे गाड़ी रजिस्टर कराता है, और जब गाड़ी का टैक्स देने जाता है तो उन्होंने एक रेट मुकर्रर किए कि आप इतना टैक्स कलेक्ट करेंगे हमारे बिहाफ पे। आइन का आर्टिकल 146 ये टैक्स, इनकम टैक्स जो है ये प्योरली फेडरल सब्जेक्ट है। तो फेडरल सब्जेक्ट है तो फेडरल गवर्नमेंट ने काम करना है, एग्जेक्टिव अथॉरिटी फेडरेशन की उस पर। आइन का आर्टिकल 146 कहता है कि अगर कोई वफाक अपना कोई पावर या अपना कोई फंक्शन किसी सूबे को देना चाहता है तो वो म्यूचुअल कंसेंट से होगा, सूबे की हुकूमत उसको अप्रूव करेगी, उसकी मर्ज़ी से होगा। ये इन्होंने डाल दिया, किसी ने इसको पहले देखा नहीं। मैंने आज से 2-3 साल पहले से, 2-3 साल से मैं बात कर रहा हूँ। वजह क्या हुई कि इन्होंने 2016 में और 14-15 में और 16 में एक्चुअली बहुत बड़ा अमाउंट किया था, 7 अरब रुपए हमारे काट लिए थे कि आपने टैक्स हमारा प्रॉपर नहीं रिकवर किया। और वो मुझे दिखा, वो एक अखबार की खबर पे कि जी इतनी गाड़ियाँ रजिस्टर हुई हैं और उसके इतने पैसे होते हैं, और उन्होंने एट सोर्स हमारे पैसे काट लिए। टोटल 7-8 अरब के करीब हैं जो पेंडिंग है। 4-5 साल से हम उस पर शोर मचा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, मैं हर CCI की मीटिंग में कह चुका हूँ कि ये आप हमारे पैसे वापस करें। हमें ट्रीट करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इस वक्त वो जो इनकम टैक्स लॉ है उसके तहत वो किसी को भी इंटरेस्ट कर सकते हैं कलेक्टिंग एजेंट, लेकिन सूबाई हुकूमत को अगर उन्होंने कोई अपना काम देना है तो आइन के तहत देना है। 146 के तहत परमिशन नहीं ली। ये हमारी कैबिनेट में फरवरी में बात आई, तो फरवरी में हमने FBR को ख़त, फरवरी 2020 FBR को ख़त लिख दिया था कि जी आप हमारे पैसे वापस करें, बहुत हो गई है, और इस तरीके से हम कलेक्ट नहीं कर सकते। एक तो आपके लिए एक काम करें और ऊपर से आप एड सोर्स गलत पैसे काटें हमारे। 4 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं आया। इससे पहले कोई 4-5 दफ़ा मैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तीनों को पर्सनली कह चुका हूँ, कोई तदारुक नहीं हुआ। कैबिनेट का फैसला था, कैबिनेट का 146 में है कि विद कंसेंट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज़ द कैबिनेट। कैबिनेट ने कह दिया था कि जी इनको टाइम दें, अगर ये पैसे वापस नहीं करते हम मना कर देंगे इनको कि हम नहीं कलेक्ट करते। हमने वो मना किया, ख़त लिख दिया। मैंने फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर को भी ख़त लिख दिया। कल मैंने फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरी को फ़ोन करके बताया है कि जी हम ये नहीं कलेक्ट करेंगे, आप अपना इंतज़ाम कर लें। और इधर जो इनकम टैक्स सर्कल है इधर का, एक्साइज डिपार्टमेंट ने उनको भी लिख दिया। प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल है, कह गए ये तो बगावत कर दी, फलाना कर दिया। एक तरफ कहते हैं कि हमें सूबे के इख्तियार लेने, इसलिए सूबा काम नहीं कर रहा सही, और अपने इख्तियार खुद हमें देते हैं हमसे बगैर वो किए। ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा क्या था भाई? आउट ऑफ टर्न तरक्की। देखें जो भी कानून में होगा, पहले पास में आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस दी गई हैं और इसका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नोटिस ले लिया गया था और वो सब रिवर्ट हुए उसके बाद। ऐसा काम, ऐसा ऐलान मैं नहीं करना चाहता कि मैं ऐलान कर दूं और उसको पूरा ना कर सकूं, या उस पर कोई कानूनी कदम हो। लेकिन ये बिल्कुल जो इनकी बहादुरी है उसमें इनका हक है। हम लॉज को देख के, इसलिए मैंने अनाउंस नहीं किया, पहले मैं रिव्यू कर लूँ कि क्या कर सकते हैं, और बिल्कुल इनका हक है, और अगर कानून इजाज़त देगा तो हम करेंगे। लॉकडाउन का भी सवाल था, लॉकडाउन का था भाई इस वक्त ये माने या ना माने, सिंध पुलिस के हमारी पर कैपिटा जो तनख्वाहें हैं वो बाकी सूबों से ज़्यादा है।
मतलब ये कह रहा हूँ लॉकडाउन में इजाफा। लॉकडाउन में हम ऑब्वियसली हमारी जो कैबिनेट है और टास्क फोर्स की मीटिंग वो बैठेगी और फैसला करेगी। मैं तो अभी दोबारा कहता हूँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले तकरीर सुन के आ रहा था, मेरा ख्याल है कि अभी ईद उल फितर पे के बाद केसेस की तादाद बहुत बढ़ी। कल कराची में 74 अमवात हुई थी। आज कराची में मेरे पास थोड़ी देर पहले रिपोर्ट आई थी, मेरे ख्याल 28% इन्फेक्शन रेट है, 25-2600 के करीब। आज मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं लिखा हुआ है, वो इन्फेक्शन हुई हैं। कल 74 लोगों की डेथ हुई थी, खैर उसमें कुछ पहले के थे जो हमने नहीं किए थे। आज 34 या 37 लोगों की डेथ हुई है। आपकी ईद उल अज़हा आ रही है, उसमें बहुत बड़ा मसला है कि कैटल मार्केट से ऐलान करें। मैंने तो कहा है कि जी कोशिश करें कि ना की जाए, लेकिन एक ऑल्टरनेट बना के दें लोगों के लिए, और वो हो सकता है। लेकिन मुझे कोई मस्बत जवाब फेडरल गवर्नमेंट से अभी तक, हम उनसे कह रहे हैं, बाकी कह रहे हैं तीनों सूबे कर चुके हैं, अलाउ कर रहे हैं कैटल मार्केट। हमने अभी तक, हो सकता है टू बी यूनिफॉर्म, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हुआ है कि आप एक ही फैसला करें पूरे मुल्क में, हमें ये करना पड़े। लेकिन मैं अभी फिर कहता हूँ कि मेरी हुकूमत, मेरी काबीना इस चीज़ के हक़ में नहीं है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कुर्बानी ना हो, ऑल्टरनेट दिए जाएँ। मैं मजहबी उसमें नहीं जाना चाहता कि ये फ़र्ज़ है सुन्नत इब्राहिमी है, लेकिन जो भी है हम उलमा से बात करके और ये बात कोई ऑल्टरनेट तरीका देने के लिए तैयार है। उसके बाद मुहर्रम आना है। अब ये अगर कंटिन्यूसली इवेंट्स आएंगे और उनको हमने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो ये कोरोना दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान में चलता रहेगा। इसलिए कि हम वो अजीब व गरीब किस्म की आती हैं कि जी वो स्मार्ट लॉकडाउन मैंने कहा था और वो पूरी दुनिया अब कर रही है। वो पूरी आर्टिकल तो पढ़ लेते ना, सिर्फ हेडलाइन पढ़ने के बजाय। उसमें लिखा है कि इसलिए इन्फेक्शन रेट्स कम हो गए हैं, ब्राज़ील का 1% 0.5% रह गया है, इंग्लैंड का 2 से 3% है। अब लेटेस्ट मुझे नहीं पता, 2-3 दिन पहले मैंने चेक किया था, और ये 15 दिन का एवरेज है, ये नहीं कि एक दिन की मैं बता रहा हूँ बात। अमेरिका का 8% था, उसमें फिर बढ़ना शुरू हो गया है। आपने देखा होगा इन्फेक्शन रेट दोबारा अमेरिका के ऊपर जा रही है, इसलिए कि उन लोगों ने भी, उनके सदर ने कह दिया कि आपने केस कम करने, टेस्टिंग कम कर दो, और उस लाइन पे जा रहे हैं। हमने अगर प्रॉपर केयर नहीं की तो हम बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। अभी आपने मैंने आई डोंट नो कितनी हकीकत है, मैं मीडिया से ही पता चलता है कि यूएई ने बंद कर दिया है पाकिस्तान से लोगों का आना, अनलेस वो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ अपनी प्रॉपर ना करें, टेस्ट करके ना भेजें। तो ये चीज़ें हैं। इकॉनमी, इधर स्टॉक एक्सचेंज के दोस्त बैठे, शायद वो उस पर नाराज़ हो जाए। मेरा नहीं ख्याल है इकॉनमी ऐसे रिवाइव करेगी कि आप बस मरते चले जाएं, लोग मरते चले जाएं और अब इकॉनमी करें। तकरीबन हर एक जितनों को मैं जानता हूँ, काफ़ी लोग, उनके करीबी रिश्तेदार, दोस्त यहाँ तो अपनी जान गंवा बैठे हैं इस मर्ज़ पे, या फिर अफेक्ट हुए। और अगर सारे आप कारोबार खोल दें, कल को कोई अफेक्ट हो जाता है 15 दिन के लिए, तो कम से कम गया ना आउट ऑफ सर्कुलेशन। उससे बेहतर है कि आप प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करें। मैं लॉकडाउन तो कह रहा हूँ कि, और फिर से कह रहा हूँ, भले वो जितना चाहे उसका मजाक उड़ाएं कि मैंने कुछ कर दिया और बाकियों ने भेड़ बकरियों की तरह मुझे फॉलो किया, ऐसा नहीं था। सब ने अपनी अकल इस्तेमाल की और उसके बाद किया है। और अब भी मैं कहूँगा कि प्रॉपरली सोच समझ के फैसला करें इस पर। आखिरी सवाल यार क्या था, एक रह गया। तहाँ किए था ॾिसो मूंखे ॿुधाए छॾियो इन जो जवाब तव्हां पाण ॾियो, मूंखे कुझु सम्झ में कोन थी अचे। ऐं पाकिस्तान लाइ दुआगू आहियां त अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसे हुक्मरान दे जो इस मुश्किल वक्त में, जो हमारे यहाँ मुश्किल तरीन वक्त है हमारी हिस्ट्री का, उसमें कुछ अकल समझ से और एक कलेक्टिव डिसीजंस लें, हर एक को ऑन बोर्ड लें, अपने आप को अकल कुल ना समझें। मैंने तो खुद कहा है ना कि जो मैं अभी भी, मैंने आपको क्या कहा कि मैं फेडरल गवर्नमेंट से कह रहा हूँ कि बकरा ईद पे कोई ऑल्टरनेट देखें, और ऑल्टरनेट हमने बताए भी हैं। लेकिन जब तक पूरा पाकिस्तान उन पे काम नहीं करेगा, सिंध अकेला नहीं कर सकता। ये पेंडेमिक्स, मैं भी कल भी बात की थी,
पेंडेमिक्स, जो लोकस्ट, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स नहीं है, ये ग्लोबल सब्जेक्ट्स हैं। और आप कह रहे हैं कि आप आपकी जो मर्जी है कर लो, इतनी अकल की कमी नहीं होनी चाहिए।